तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ जूरिस में। मैं हूं सौरभ अवस्थी और हम लोग अपनी पॉलिटी की लेक्चर सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी हम अपने लेक्चर 3 पर पहुंच चुके हैं और जैसे हमने अपने लेक्चर 1 के सिलेबस में बताया था कि हम लेक्चर 3 से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आगे बढ़ेंगे, मतलब हमारी इंडियन पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। तो उससे पहले एक शॉर्ट हिस्ट्री समझनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। वैसे तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि कौन से एक्ट्स कब बने और क्यों बने। 1600 की बात थी, हमें पता है कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में 1600 एडी के अराउंड आए। उसके बाद हमने देखा कि इनने 1757 और 1764 में दो वॉर्स लड़ी। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिशर्स इंडिया जब आए थे तो वो क्राउन की तरफ से नहीं आए थे, वो एक कंपनी की तरह आए थे। मतलब दे केम टू इंडिया एज अ कंपनी। द कंपनी वाज कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। उस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। और 1757 में इनने एक वॉर लड़ी, बैटल ऑफ प्लासी। डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। उसके बाद इन्हें दूसरी वॉर लड़ी, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। और 1765 में इस वॉर के बाद एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या हुआ था। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे। किसके? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के दीवानी राइट्स। अब दीवानी राइट्स क्या होते हैं? दीवानी राइट्स मतलब राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, मतलब वो वहां से टैक्सेस कलेक्ट कर सकते थे। ये अधिकार मिल गया किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में। अब जब रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे, मतलब एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करने लगे, तो जब पैसा आने लगेगा, एक कंपनी के पास पैसा आने लगा, भेजा उन्हें किसने था? क्राउन ने ही भेजा था, ब्रिटेन के राजा ने ही भेजा था। तो पैसा आया तो करप्शन शुरू हो गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, जो ऑफिसर्स थे, वो करप्शन करने लगे। वो अपने खुद के प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व हो गए, मतलब कंपनी का ट्रेड के अलावा वो अपने लिए भी प्राइवेट ट्रेड करने लगे। तो इससे क्या हुआ? करप्शन बढ़ गया कंपनी में बहुत ज़्यादा। जब करप्शन बढ़ जाता है तो क्राउन कहता है कि ये कंपनी अब करप्शन कर रही है, इस पे इसकी नकेल कसना जरूरी है, मतलब इस पे इसको कंट्रोल करना जरूरी है। तभी उसने सबसे पहले 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। वो रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए था। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में चल रहा है, क्योंकि अब दीवानी राइट्स मिल चुके हैं, उनको डायरेक्ट कंट्रोल हो गया एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो अब वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, उसके लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास होता है। अच्छा, उस पर बढ़ने से पहले एक चीज समझने वाली है कि हमारे देश में ब्रिटिश रूल को हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, जो 1773 से 1857 जो हम एक्ट्स देखेंगे, और क्राउन रूल जो हम पॉलिटी में पढ़ेंगे अपना, वो 1858 से 1947 तक के जो एक्ट्स आएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अभी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल पे पढ़ रहे हैं, तो 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट है, उसको समझते हैं कि उस एक्ट में कौन कौन से पॉइंट्स निकल कर आए थे। मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो पहला पॉइंट क्या था कि गवर्नर ऑफ बंगाल डेसिग्नेटेड टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले वहां पर जब इन लोगों को दीवानी राइट्स मिले थे तो इन्हें गवर्नर बनाया था। उस गवर्नर ऑफ बंगाल का जो पोस्ट थी, अब उसको कह दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब हमें पता है कि ब्रिटिशर्स के पास दो प्रेसिडेंसीज और थी उस समय, बॉम्बे की प्रेसिडेंसी और मद्रास की प्रेसिडेंसी। तो मतलब इन जगहों पे भी क्या था? गवर्नर्स थे, मतलब गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बंगाल। अब बंगाल के आसपास का कुछ पार्ट और था, बिहार, उड़ीसा, मतलब वो एक लार्जर प्रेसिडेंसी हम उसे कह सकते थे। तो उसके गवर्नर को पोस्ट दे दी गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना? जो गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट थी वही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनी। तो अब गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे, थर्ड पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे वो क्या हो गए? वो सबॉर्डिनेट हो गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। मतलब अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में काम करेंगे।
इससे क्या हुआ, इससे जो पावर थी वो सेंट्रलाइज्ड हो गई, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज्ड हो गया। अब पावर सेंट्रलाइज्ड हो गई, एक जगह केंद्र हो गया। उसका केंद्र कहाँ हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे हाई सुपर मोस्ट ऑफिशियल हो गया। उसके अंडर में गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे भी आने लगे। इतनी सी बात थी। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो यहाँ रह गया है, गवर्नर जनरल काउंसिल। मतलब अब जब गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कहा गया कि वो अपनी एक काउंसिल रख सकता है। काउंसिल मतलब कुछ उस मेंबर्स होंगे उस काउंसिल में जो उसको असिस्ट करेंगे, जो उसको डिसीजंस लेने में हेल्प करेंगे। तो उसकी एक गवर्नर जनरल काउंसिल भी होगी। उसके बाद बात करी कि भाई वहां पे तो सिस्टम बना दिया, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का सिस्टम बन गया कि भाई गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, उसकी एक काउंसिल होगी और गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे उसके सबऑर्डिनेट होंगे। लेकिन अब ये पता कैसे चलेगा कि वहां पे काम सही चल रहा है, मतलब इंग्लैंड में बैठे हुए राजा को वहां उसके मिनिस्टर्स को ये बात कैसे पता चलेगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया कॉलोनी में काम सही कर रही है। तो उनने कहा एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाएगा और इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या होगा, मतलब इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ डायरेक्टर्स होंगे, कुछ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे और इनका काम क्या होगा, ये ब्रिटिश को रिपोर्ट करेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट टू ब्रिटिश अबाउट मिलिट्री, रेवेन्यू एंड सिविल अफेयर्स ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के मिलिट्री अफेयर्स, इंडिया के सिविल अफेयर्स, इंडिया के रेवेन्यू अफेयर्स की जानकारी ब्रिटिशर्स को देंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद बात आती है कि अभी मैंने आपको बताया करप्शन बढ़ गया था, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो अपने प्राइवेट ट्रेड में शामिल हो गए थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड की आड़ में अपना प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे और काफी पैसा कमा रहे थे। तो इनने कहा इस 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा इट प्रोहिबिटेड प्राइवेट ट्रेड टू सर्वेंट्स ऑफ कंपनी। अब कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं, वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, उनको प्रोहिबिट कर दिया गया। और लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि दे एस्टैब्लिश सुप्रीम कोर्ट इन बंगाल। मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से क्या होता है, बंगाल में कैलकाटा जगह पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया जाता है। मतलब बंगाल में जो उसकी राजधानी है कैलकाटा, वहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाता है, जुडिशरी बनाया जाता है, जुडिशरी का सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर बन जाता है। और क्या किया जाता है, वहाँ पर 4 जजेस बनाए जाते हैं, एक तो चीफ जस्टिस होता है और 3 जजेस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब सुप्रीम कोर्ट 1773 के एक्ट से कैलकाटा बंगाल में बना तो वहाँ पे कितने जजेस अपॉइंट किए गए, तो सीधा आंसर एक चीफ जस्टिस था और उसके साथ 3 अदर जजेस थे। क्वेश्चन कई बार आता है कि चीफ जस्टिस पहला कौन था, तो पहला चीफ जस्टिस था एलिजा एम्पे। पहले चीफ जस्टिस एलिजा एम्पे। गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब यहाँ पे पोस्ट का नाम बदल दिया जा रहा है। और जब नाम बदलता है तो कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था। तो पहला गवर्नर ऑफ बंगाल हमारा था, क्वेश्चंस इनको बहुत याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। अब जब 1773 के एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट बना दी गई, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट पे सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना, तो इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं और पहला गवर्नर ऑफ बंगाल अगर पूछा जाए तो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। तो ये हमारा पहला रेगुलेटिंग एक्ट था कि ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए पहला एक्ट लागू किया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे कि उनने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना चाहा, कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिससे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपनी कंट्रोल बनाना चाहते थे, और कुछ पॉइंट्स ऐसे थे कि उनने
जो आज भी हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है कि पहला सुप्रीम मतलब हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट कब बना। बंगाल में बनाया गया था, बंगाल कैलकाटा, वहाँ पे पहला चीफ जस्टिस कौन था, एलिजा एम्पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पहले एक्ट से निकल के आए। आगे बढ़ेंगे, हम आगे के फर्दर एक्ट्स पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू।